हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुविला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित है, उसके डीएलएड सिलेबस के यूनिट 1 के चैप्टर 2 का एक पार्ट मैं आप लोगों के सामने पहले ही रख चुकी हूँ और आज ये दूसरा और अंतिम पार्ट है। इसके बाद इसका एमसीक्यू मैं करवाऊंगी। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है विद्यालय। प्रारंभ में व्यक्ति अपने परिवार और परिवारजनों के द्वारा सीखता है, परंतु कालांतर में जैसे जैसे सीखने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो औपचारिक शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत होती है। विद्यालय का जो महत्व है अब परिवार के पश्चात सर्वोपरि हो गया है। सब परिवार का तो महत्व सबसे पहले है ही, लेकिन अब परिवार के बाद अब जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है वो हो गया है शिक्षण संस्थान। वर्तमान में औपचारिक शिक्षण संस्थाओं का महत्व बहुत ज़्यादा है। इन औपचारिक संस्थाओं में विद्यालय का अपना एक विशेष महत्व है। विद्यालय ही वह स्थल है जहाँ सामूहिकता की भावना, सामाजिकता, परोपकार, सहिष्णुता, साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति, सहयोग तथा समानता की नींव पड़ती है। विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के बालक बालिकाएं समूह में रहकर साथ साथ कार्य करते हैं। एक ही पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक का अध्ययन एक जैसा करते हैं और उससे विकास करते हैं, जिससे लिंगीय असमानता में कमी आती है। अब जब हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे तो देखते हैं कि विद्यालय जो है ये दो शब्द के योग से बना है। दो शब्दों के योग से बना है, विद्या जोड़ आलय। विद्यालय से आशय एक ऐसे स्थल से है जहाँ पर विद्या प्रदान की जाती है, जबकि अंग्रेजी में विद्यालय को स्कूल कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति स्कोला, ग्रीक शब्द स्कोला, स्कोल से हुई है। इसका आशय अवकाश से है, छुट्टी से है। विद्यालय का यह अर्थ बड़ा अजीब सा ही लगता है, किंतु वास्तविकता यही है कि प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थलों को, छुट्टी वाले जगहों को ही विद्यालय के नाम से संबोधित किया जाता था। और इसी संदर्भ में एएफ लीच ने कहा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कक्षाओं के विद्यालयों में ये बदल गए। विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने विद्यालय को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। तो आइए हम उन परिभाषाओं को देखते हैं। और ये परिभाषा जो है, ये कथन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्रश्न आते हैं, कई बार हमें दे दिया जाता है कि फलाना कथन किस दर्शन शास्त्री का है, किस शिक्षा शास्त्री का है, या फलाने शिक्षा शास्त्री में कौन सा कथन दिया है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। टीपी नन के अनुसार विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन ऐसा स्थान जहां बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विज्ञान रूपी संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाला है। जे रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य समाज ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। अब हम बात करते हैं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति का।
विद्यालय शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा के जो भी हमने ऊपर में वर्णन किए हैं उसके आधार पर ये मालूम होता है, ये ज्ञात होता है कि विद्यालय औपचारिक शिक्षण का महत्वपूर्ण अभिकरण है जिसकी अपनी विशेष प्रकृति है। अब हम इन प्रकृतियों को देखते हैं। विद्यालयी शिक्षा का घनिष्ठ संबंध परिवार नामक सामाजिक संस्था से है जो शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। विद्यालय समाज की लघु संस्था है, सबसे छोटी संस्था है। यह छात्रों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करता है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण होने के कारण विद्यालय की अपनी निश्चित एवं निर्धारित नीति होती है जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य है। विद्यालयी शिक्षा संबंधित सभी कार्य एक निश्चित एवं नियमित रूप से संपन्न होते हैं। विद्यालय में सभी सामूहिक ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। विद्यालय शिक्षा द्वारा बालकों में मैं या मेरे के स्थान पर हम या हमारे का भाव उत्पन्न होता है। विद्यालय में विभिन्न सामाजिक अंतःक्रियाएं संपन्न होती है। यह अंतःक्रिया विभिन्न बालकों के मध्य, बालकों एवं अध्यापकों के मध्य, अध्यापकों एवं प्रधानाचार्य के मध्य संपन्न होती है। विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं उपयोगिता। वर्तमान समय की हम जब बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण है। आधुनिक समाज में विद्यालय की उपयोगिता के संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान एस बालकृष्ण जोशी ने कहा है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं होता है बल्कि विद्यालयों में होता है। विद्यालय की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता और उपयोगिता है जो इस प्रकार है। पहला है शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था। अब शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था क्या है हम देखते हैं। विद्यालय शिक्षार्थियों को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। शुद्ध, सरल एवं व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण का बालकों की प्रगति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ऐसा स्वस्थ एवं शिक्षाप्रद वातावरण विद्यालय के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं मिल सकता है देखने को। दूसरा है शिक्षा का सर्वोत्तम एवं अनिवार्य स्थान। विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्कृष्ट स्थान है। ऐसे में विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य अभिकरण बन गया है। वर्तमान में अभिभावकों को अपने कार्यों से इतना भी फुर्सत नहीं है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके। उसके अलावा जो विद्यालय है उसमें बालक अन्य बालकों के संपर्क में आता है, उससे उसके अंदर भिन्न प्रकार की आदतें, रुचियां और दृष्टिकोण की शिक्षा मिलती है। विद्यालय का वातावरण उन्हें प्रेम, सहयोग, भाईचारा, सहानुभूति, सामाजिक शिष्टाचार तथा मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है। हर प्रकार से विद्यालय शिक्षा का सर्वोत्तम एवं अनिवार्य स्थान है। तीसरा देखते हैं आदर्श नागरिकों का निर्माण। शिक्षित एवं जागरूक नागरिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की पहली मांग है। अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से बालकों में साक्षरता के साथ साथ धैर्य, उत्तरदायित्व, कर्तव्य परायणता तथा सहयोग आदि गुणों का भी विकास होता है। इस प्रकार विद्यालय राज्य के लिए शिक्षित एवं उपयोगी नागरिकों का निर्माण करते हैं। चौथा है सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव सभ्यता और संस्कृति में आशातीत प्रगति हुई है। भौतिक जगत में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उपलब्धियों के कारण मानव सभ्यता का बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ है।
सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण तथा विकास का कार्य केवल अनौपचारिक संस्थान पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। विद्यालयों में विभिन्न परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों से बच्चे आते हैं और उनका पारस्परिक संपर्क होता है एक दूसरे से। तो ऐसे में सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान भी होता है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मार्ग, इसीलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मार्ग जो है वो विद्यालयों द्वारा ही प्रशस्त हो सकता है। पांचवा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों जैसे परिवार, धर्म एवं समाज आदि का न तो कोई निश्चित उद्देश्य होता है और न ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम। विद्यालय में एक पूर्व निश्चित एवं नियोजित कार्यक्रम होता है जिसके अनुसार शिक्षा दी जाती है। इसके परिणामतः बालक पर इसका उत्तम प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। छठा है घर तथा समाज को जोड़ने वाली कड़ी। विद्यालय घर तथा समाज को जोड़ने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। घर में रहकर बालक प्रेम, अनुशासन, सहानुभूति तथा निस्वार्थ सेवा के गुणों को सीखता है, लेकिन परिवार के सदस्यों तक ही सीमित ये गुण शिक्षा को एकांगी बना सकता है। विद्यालयों में विभिन्न वर्गों और संप्रदायों के बच्चों के संपर्क में बालकों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है और वह बाह्य समाज से जुड़कर सामाजिक व त्याग की भावना को अपनाता है। इसी कारण से रॉश कहते हैं कि पाठशाला जो है वो घर का विस्तृत रूप है। अब हम देखते हैं विद्यालय के कार्य। विद्यालय के क्या क्या कार्य हैं। आधुनिक नगरीय एवं औद्योगिक समाज में व्यवस्थित एवं व्यापक शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व विद्यालय का ही है। आज लगभग संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था विद्यालय केंद्रित है। वर्तमान में विद्यालय के कुछ सामान्य कार्य का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। शारीरिक विकास। आधुनिक विद्यालयों का प्रथम उत्तरदायित्व बालक का शारीरिक विकास करना है। बालकों का मानसिक विकास शारीरिक विकास पर ही निर्भर करता है। अतः बालकों को स्वच्छता व स्वास्थ्यवर्धक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ खेलकूद और व्यायाम का समुचित प्रबंध करता है। इसके अलावा आजकल विद्यालयों में बच्चों के लिए संतुलित आहार और चिकित्सा सेवा की भी व्यवस्था रहती है। मानसिक विकास। विद्यालय का दूसरा औपचारिक कार्य बालक का बौद्धिक और मानसिक विकास करना है। शिक्षा का एक विशिष्ट कार्य बालक की रुचि, अभिरुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुसार उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करना है। मानसिक रूप से विकसित बालक ही बौद्धिक उन्नति को प्राप्त कर भावी जीवन के मूल्यों का निर्माण कर सकता है। अब हम देखते हैं व्यावसायिक विकास। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वह बालक को भावी जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करे। माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर आधुनिक विद्यालय बालकों की रुचि एवं रुझान के व्यवसायों में उचित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिससे वे अपने भावी जीवन में जीविकोपार्जन के लिए तैयार हो सके। अगला है नेतृत्व एवं नागरिकता के गुणों का विकास। लोकतंत्र की सफलता उत्तम नेतृत्व एवं नागरिकता पर निर्भर करती है। विद्यालय के वातावरण तथा गतिविधियों के अंतर्गत ही बालक बालिकाओं में श्रेष्ठ नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय ही बालकों को अपने कर्तव्य एवं अधिकार समझने की तथा उनका उचित उपयोग करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। बालक में नैतिक चरित्र विकसित करना विद्यालय का ही कार्य है। चारित्रिक विकास की दृष्टि से विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि बालक में नैतिक मूल्यों का प्रादुर्भाव हो और उसका विकास हो सके। वस्तुतः सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ही बालकों में नैतिक गुण एवं आदर्श आचरण का विकास संभव है। अगला है सामाजिक प्रशिक्षण। आधुनिक समय में यह विचारधारा परिपक्व एवं सर्वमान्य होती जा रही है
कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए। सामाजिक पुनर्रचना के दायित्व का निर्वाह करने की दृष्टि से विद्यालय सामाजिक समारोहों, सामाजिक कार्यों और समाज सेवा के माध्यम से बालकों का उचित सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अगला है भावात्मक एवं सौंदर्यात्मक प्रशिक्षण। बच्चों को भावात्मक एवं सौंदर्यात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना भी विद्यालय का एक प्रमुख औपचारिक कार्य है। आधुनिक विद्यालयों में विभिन्न संगीत सम्मेलनों, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता और चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन करके शिक्षार्थियों को भावात्मक और सौंदर्यात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। हम देखते हैं अब समाज को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। समाज में रहकर व्यक्ति केवल कौशल, क्षमता, अनुकरण एवं व्यवहार परिमार्जन ही नहीं करता, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति एक संतुलित जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार जैसे परोपकार, दया, सहानुभूति, आत्मनिर्भरता और सहयोग आदि को सीखता है। समाज में रहकर ही बालकों में जो नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक और मानवीय मूल्यों का विकास होता है। बालक अपने धर्म, संस्कृति एवं संस्कारों आदि को ग्रहण करता है। समाज में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक अभिकरणों जैसे परिवार, समुदाय एवं विद्यालय आदि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिसकी अपनी विशिष्ट मान्यताएं, परंपराएं, विश्वास और संस्कृति होती है, जिसके अनुसार ही समाज में बच्चे का समाजीकरण होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, कानून, समुदाय और राज्य की बहुत ही ज़्यादा विशेष भूमिका होती है। विभिन्न शिक्षाविद और समाजशास्त्रियों ने समाज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मैकाइवर और पेज के अनुसार, मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं समाज के बारे में? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। लैपियर के अनुसार समाज का संबंध केवल लोगों के समूह के साथ नहीं, बल्कि उसके बीच होने वाले अंतर कार्यों के जटिल ढांचों के साथ है। राइट के अनुसार समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध है, उन संबंधों के संगठित रूप को समाज कहते हैं। टॉलकाट पार्सन्स के अनुसार समाज मानवीय संबंधों का पूर्ण ढांचा है जो वास्तविक या प्रतीकात्मक साधनों या संबंधों के द्वारा कार्यरत रहता है। र्यूटर के अनुसार यह एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बाद पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं या संबद्ध रहते हैं। अब हम बात करते हैं समाज की आवश्यकता एवं महत्व का। समाज की आवश्यकता और महत्व के कुछ को अगर हमें समझना हो तो हम निम्न बिंदुओं से उसको समझ सकते हैं। पहला है, समाज में रहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति एक समाज का सदस्य होता है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक विकास के लिए समाज बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है, समाज में रहकर व्यक्ति परस्पर सहयोग, प्रेम, दया, समानता आदि व्यवहारों को करना सीखता है। चौथा है, समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। पांचवा है, शिक्षा की प्राप्ति तथा जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति समाज में रहकर ही संभव है। छठा है, समाज व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। सातवां है, मनुष्य को समाज में रहकर ही अभिव्यक्ति तथा आत्म प्रकाशन के अवसर मिलते हैं। अगला है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु समाज बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है, आर्थिक स्वावलंबन हेतु समाज उपयोगी है। और अंतिम,
समाज अपने नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता के साथ साथ अपना नियंत्रण भी स्थापित करता है, जो बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं समाज के कार्यों को। समाज मानव के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है, जिसमें से कुछ कार्यों को अब हम देखते हैं। पहला है सामाजिक कार्य। बालक में सामाजिकता का विकास समाज में रहकर ही होता है। प्रत्येक समाज के कुछ सामाजिक रीति रिवाज, नियम, मान्यता होती है, जिनको मानना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है और ऐसा न करने वाले को समाज दंडित भी करता है। दूसरा है नैतिक कार्य। समाज अपने नागरिकों में नैतिकता के विकास का कार्य उन्नत आदर्शों, नैतिक वातावरण के सृजन तथा नैतिकता के प्रोत्साहन द्वारा संपन्न कराता है। अगला है आर्थिक कार्य। समाज अपने नागरिकों के आर्थिक विकास के कार्य हेतु नियमों, आर्थिक संगठनों और आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करता है। अगला है राजनैतिक कार्य। प्रत्येक समाज के अपने कुछ विशिष्ट राजनैतिक कार्य भी होते हैं। समाज अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने तथा सक्रिय सहभागिता हेतु जागरूक करने का कार्य करता है। पांचवा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। समाज बालक के व्यक्तित्व के विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि शक्तियों के विकास से। अब हम देखते हैं छठा सांस्कृतिक कार्य। समाज के द्वारा सांस्कृतिक सुरक्षा, विकास और भावी पीढ़ियों को अपनी विशिष्ट संस्कृतियों का हस्तांतरण करने का कार्य किया जाता है। अगला है सामाजिक नियंत्रण का कार्य। समाज अपने व्यक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। यदि समाज नहीं होता तो लोग अनियमित और स्वच्छंद हो जाते, परंतु समाज विभिन्न प्रकार के नियमों द्वारा उनको नियंत्रित करता है। अगला है सुरक्षात्मक और पोषण संबंधी कार्य। तो समाज में बालक को गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसके पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान समाज में रखा जाता है। अगला है समाजीकरण का कार्य। समाज में ही बालक समाजीकरण सीखता है। समाजीकरण के द्वारा ही कोई व्यक्ति समाज का सक्रिय और उपयोगी सदस्य बन पाता है। अगला है आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ मौलिक और भौतिक आवश्यकताएं होती है, जिसकी पूर्ति कहाँ संभव है? तो समाज में रहकर। अगला है आदर्श व्यक्तियों के निर्माण का कार्य। समाज सभ्य एवं आदर्श व्यक्तियों के निर्माण का कार्य संपन्न कराता है, जो किसी भी समाज और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आदर्श व्यक्ति से आशय ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष, जाति पाति, ऊंच नीच की संकीर्ण विचारधारा से मुक्त बालक बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होता है, जो समाज के उन्नयन एवं विकास में भी अपना सहयोग देता है। अब हम देखते हैं विद्यालय और समाज, इन दोनों को। यह सभी जानते हैं कि विद्यालय और समाज दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। जहाँ विद्यालय शिक्षा का अति महत्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण है, तो वही समाज शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। किंतु इन दोनों अभिकरणों का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है बच्चों की उत्तम और व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रसिद्ध दार्शनिक जो हैं और शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, उनका कहना है विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि विद्यालय और समाज दोनों का जो संबंध है वो पारस्परिक और घनिष्ठ है। अब दोनों के संबंध को हम और भी विभिन्न प्रकार से देखते हैं और भी विस्तृत रूप में देखते हैं। विद्यालय तथा समाज परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है और दोनों ही अपने विकास के लिए एक दूसरे पे आश्रित है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा के माध्यम से और सामाजिक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो है वो बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अतः व्यक्तित्व के समुचित विकास में विद्यालय और समाज दोनों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। विद्यालय के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास द्वारा विद्यालय समुदाय के विकास में सहयोग करते हैं। बालकों के जो है ये सारे जो विकास हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक, विद्यालय समुदाय के विकास में सहयोग करते हैं। विद्यालय और समाज के वातावरण भी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं।
विद्यालय का वातावरण कृत्रिम होता है और समाज का स्वाभाविक होता है। समाज की सभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ विद्यालय के संगठन और क्रियाकलापों पर गहरा असर रखती है। प्रत्येक समुदाय अपनी प्रगति हेतु विद्यालय की स्थापना करता है। विद्यालय समुदाय के प्रतिनिधि और राष्ट्र के भावी नागरिक के रूप में बालक को शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय में विभिन्न समुदायों से प्रायः सभी संस्कृतियों से बालक शिक्षा पाने हेतु आते हैं और साथ साथ रहकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका और प्रभावों की समझ। परिवार के बाद विद्यालय ही वह संस्था है, एकमात्र संस्था है जहाँ बच्चे का समाजीकरण होता है। विद्यालय में ही बच्चे को मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए प्रेरणा मिलता है। विद्यालय में उसको सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों और मान्यताओं की शिक्षा दी जाती है। सामान्यतः परिवार की अपेक्षा विद्यालय कहीं अधिक विस्तृत समाज है, जहाँ बच्चे अपनी आयु के अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं, अपने ही आयु के अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं और उनका समाजीकरण बहुत ही तीव्र गति से होता है। विद्यालय की कक्षा में, खेल के मैदान में, प्रयोगशाला और पुस्तकालय आदि के द्वारा बालक अपने समवयस्क साथियों के साथ अध्ययन करता हुआ आगे बढ़ता है। इससे उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है, जिससे वह अपने भावी जीवन हेतु तैयार होता है। प्रत्येक विद्यालय के अपने कुछ नियम होते हैं जिसका पालन प्रत्येक विद्यालय के बच्चों को करना अनिवार्य होता है। और यदि वो किंतु ये जो नियम है वो आवश्यकता से अधिक कठोर हो जाए तो बच्चे का जो समाजीकरण है उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। और यदि अनुशासन अच्छा नहीं है, लचर है, तो बच्चा अपने व्यवहार पर जो है नियंत्रण नहीं रख पाता है, वो नियंत्रण करना सीखता नहीं है। बच्चे के समाजीकरण को निर्देशित करने वाली विद्यालय की अन्य बातें हैं परीक्षा फल, खेलों में प्रसिद्धि, आर्थिक और सामाजिक स्तर, बच्चों की संख्या, शिक्षक और उनकी योग्यता। विद्यालय बालक के सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बालक विद्यालय में समआयु साथियों, अध्यापकों और प्रधानाध्यापक आदि के संपर्क में आकर विभिन्न अनुभवों को ग्रहण करता है और उसका अनुकरण करके विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। साथ ही विद्यालय एवं समुदाय के लोग उनके सामाजिक विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, सामाजिक क्रियाकलापों आदि का आयोजन करते हैं, जिसका बालक के समाजीकरण में विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय के साथ साथ जाति और वर्ग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जाति जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की यह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा, सामाजिकता आदि के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। इस प्रकार जाति बालक के सामने कुछ निर्देश, नियम, प्रतिबंध आदि को प्रस्तुत करके उसको नियंत्रित करती है, उसको अपने अनुकूल बनाती है, साथ ही उसको नियंत्रित भी करती है। वर्ग व्यवस्था बालक में वर्ग चेतना विकसित करती है, साथ ही उसके सामाजिक संबंधों के क्षेत्र को निश्चित बनाती है। ये सामाजिक संबंध उसके सामाजिक क्रियाकलापों और सामाजिक व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। किंतु विद्यालय में सभी जाति एवं वर्गों के बच्चों को समान रूप से एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा का, एक ही शिक्षक के द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे बच्चों में समानता, परस्पर सहयोग, भातृत्व का भाव उत्पन्न होता है। इसके लिए कहा जा सकता है कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा बालकों का उचित सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जाता है, जिससे उसका संतुलित व्यक्तित्व विकास संभव हो और वे अपने भावी जीवन में एक सभ्य नागरिक बने तथा राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे। अगला है बच्चे के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया, इसमें परिवार के पश्चात विद्यालय और विद्यालय में भी विशेष रूप से शिक्षकों की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक समाज के कुछ विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताएं, कुशलताएं और परंपराएं होती है जिसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और इस संस्कृति का कुशलतापूर्वक बच्चों में हस्तांतरण करना है
क्योंकि यदि यह कार्य समुचित रूप से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसका समुचित समाजीकरण मुश्किल है। ऐसे में शिक्षक माता पिता के साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। शिक्षकों एवं बालकों के माता पिता अभिभावक का परस्पर संपर्क बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षक और माता पिता एक दूसरे से दूर रहते हैं और संपर्क में नहीं आते हैं तो शिक्षक बालक की अभिरुचियों मनोवृत्तियों आदि को समझ नहीं पाता है। यह अति आवश्यक है कि शिक्षक और माता पिता एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में रहे और एक ही प्रकार के विश्वासों और दृष्टिकोण को अपनाकर बालक का उचित दिशा में समाजीकरण करें। कक्षा और खेल के मैदान में साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में शिक्षण सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षण के कार्यों आदतों और रीतियों का अनुसरण करता है और अतः शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए। उसे कोई भी ऐसा अनुचित कार्य और क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका बालक के मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़े। जो प्रभाव वह बालक पर डालता है वह बहुत लंबे समय तक रहता है। अतः उसे अपने कथनों और कार्यों से केवल उन बातों का सुझाव देना चाहिए जो समाज उपयोगी हो। हम देखते हैं ज्ञान की अवधारणा को। शिक्षा व दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान शब्द का विशेषतः प्रयोग किया जाता है। ज्ञान एवं दर्शन परस्पर अंतः संबंधित है, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही ज्ञान के प्रति प्रेम जीवन जगत आत्मा और परमात्मा आदि के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षाविद जो है हमारे जॉन डीवी साहब, उनका कहना है दर्शन का मुख्य उद्देश्य वास्तविकता का ज्ञान है। और ये दर्शन की जो है वो 3 शाखाएं हैं। एक पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा और तीसरा है मूल्य मीमांसा। दर्शन की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप विधियों एवं स्रोतों आदि की विवेचना की जाती है। ज्ञान की दार्शनिक अवधारणा को जानने के लिए इनके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ, अब हम देखते हैं ज्ञान के शाब्दिक अर्थ को। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। सामान्यतः किसी वस्तु अथवा विषय आदि के बारे में हमारा आरंभिक ज्ञान ही उससे संबंधित सामान्य जानकारी अथवा सूचना पर आधारित होता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, किंतु यहाँ एक बात विशेष रूप से जानना आवश्यक है कि हम ज्ञान के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार हम शिक्षार्थियों को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराएंगे। क्या हम जो ज्ञान उन्हें प्रदान कर रहे हैं वह स्वयं में परिपूर्ण है, अर्थात यथार्थ ज्ञानी है, सत्यता से परिपूर्ण है, तथा साथ ही इसकी जानकारी उचित रूप से प्रदान करने के लिए शिक्षक को समुचित सिद्धांत की जानकारी है या नहीं है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो सत्य पर आधारित है। सामान्यतः सत्य एवं ज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों में कोई भी अंतर नहीं। शाश्वत सत्य ही ज्ञान है तथा ज्ञान ही शिक्षा है। इसे इस उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनियों एवं तपस्वियों को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इस ज्ञान का ही उन्होंने शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। ऐसे में ज्ञान की उपयोगिता को शिक्षा द्वारा ही सिद्ध किया गया है। सामान्यतः ज्ञान के 2 पक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जिसे कोई मानव स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों और अनुभवों के द्वारा प्राप्त करता है, जबकि दूसरों के कथन विचार पाठ्यपुस्तकों और ग्रंथों आदि के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। शिक्षा में ये दोनों ही प्रकार के जो ज्ञान है परोक्ष और प्रत्यक्ष, इसका विशेष महत्व है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इसी के साथ यूनिट 1 के चैप्टर 2 का भी अंत हो गया। अब मैं अगले वीडियो में इसका MCQ कराऊंगी। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि कोई क्वेरी हो, यदि
यदि कोई सवाल हो तो हमें कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।